आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में भारत की जिस पर इस समय भारत से ज्यादा पाकिस्तान की नजरें टिकी हुई है। जरा सोचिए, भारत का एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन के क्षेत्र में घुस जाए, हमला करे और वापस आ जाए, लेकिन उसमें पायलट हो ही ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के घातक यूकैप प्रोग्राम की। और इस समय भारत से ज्यादा इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान की नजर टिकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि ये ड्रोन साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। तो आखिरकार पाकिस्तान के इस डर के पीछे की वजह क्या है, ये डर उनका काम कैसे करेगा और इससे वो टेंशन में क्यों है, आइए इसको हम पहले समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, घातक यूकैप यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल एक ऐसा स्टेल्थ ड्रोन है जो बिना पायलट के युद्ध लड़ सकता है। भारत की डीआरडीओ इसको डेवलप कर रही है और रिपोर्ट्स के अनुसार तकरीबन 60 से 100 की संख्या में इन ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की जो प्राथमिक योजना है उस पर काम किया जा रहा है। मतलब फ्यूचर में इंसान नहीं बल्कि मशीनें लड़ाई लड़ेंगी। घातक की सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। ये रेडार से बचकर दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें क्योंकि कोई पायलट नहीं होगा तो जान का खतरा भी नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। घातक का डिजाइन है फ्लाइंग विंग, जैसा कि आपको B-21 रेडर और B-2 में देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो टेल या वर्टिकल स्टेबलाइजर है ये नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें एक स्मूथ शेप होगा जो रडार वेव को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। और यही कारण है कि इसे डिटेक्ट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ड्रोन दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, जैसे कि रूस का ओखनिक हो गया या यूरोप का एन्यूरॉन हो गया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलेंगी इस ड्रोन के साथ साथ। लेकिन सवाल ये है कि बिना पायलट के हम इस पे क्या सारे काम कर पाएंगे? तो उसका जवाब है जी हाँ, ये काम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्लाई बाय वायर सिस्टम के थ्रू। यहाँ पर हमें एडवांस सेंसर्स देखने को मिलेंगे, सैटेलाइट नेविगेशन देखने को मिलेगा और एल्गोरिथम जो है इस ड्रोन को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। यानी ये खुद सोच सकता है, टारगेट को ढूंढ सकता है और उनको इंगेज कर सकता है। यहाँ पर स्टेल्थ सिर्फ शेप से नहीं आता, बल्कि घातक में इस्तेमाल होगा रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जिसको हम रैम कहते हैं। और ये मटेरियल रडार वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें हीट में बदल देता है। रिजल्ट यहाँ पर ये होगा कि दुश्मन के रडार इस ड्रोन को देख ही नहीं पाएंगे और ये उनके लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा। और घातक अपने हथियारों को इंटरनल वेपन बे में क्योंकि कैरी करता है, तो इसका रडार सिग्नेचर अपने आप काफी कम होगा और इसकी स्टेल्थीनेस बनी रहेगी। ये ड्रोन प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकता है, एनिमी रेडार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हाई रिस्क मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। और फ्यूचर में घातक ड्रोन फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेंगे और ये भारत का लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सब कुछ होगा, जहां राफेल या सुखोई जैसे जेट इन ड्रोन्स को कमांड देंगे और जो ये ड्रोन है बाकी का काम खुद कर लेगा। अब पाकिस्तान के डर के पीछे की एक वजह यह है कि उन्होंने देख रखा है कि भविष्य के वॉरफेयर में ड्रोन की भूमिका क्या है। और अभी जब अफगानिस्तान के ड्रोन ने पाकिस्तान को हिट किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एयर डिफेंस की जो पोल है एक बार फिर से खुली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस के इस्लामाबाद को हिट करना कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट टीवी पर आमतौर पर पाकिस्तानी मीडिया में जो चर्चा होती है वहां पर हमें सुनने को मिलता है कि ब्रह्मोस स्ट्राइक ने पहले ही उनको सदमे में डाल रखा है और उनको डर इस बात का है कि अगर इतना स्टेल्दी ड्रोन भारत ने डिप्लॉय कर दिया तो इसका काट क्या होगा, पाकिस्तान इसको काउंटर कैसे करेगा। ये चीज़ उनके समझ से फिलहाल परे है और वो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। खैर, पाकिस्तान की परेशानियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए परेशानियों की ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भविष्य में भारत ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है जो पाकिस्तान ने अभी तक सोचे भी नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान भारत के हर प्रोग्राम को इस समय क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, खासकर जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम हो गए, लोइटरिंग म्यूनिशन के प्रोग्राम हो गए, इनको। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में। देखिए, रूस ने एक बार फिर से सुपर सुखोई प्रोग्राम में इंटरफेयर करने का प्रयास किया है। इंटरफेयर से मेरा जो मतलब है वो रुकावट से नहीं है बल्कि सपोर्टिव इंटरफेरेंस। आइए जानते हैं मामला क्या है। देखिए, हम सब ने हाल ही में एक रिपोर्ट कवर करी थी और आपने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी कि सुखोई 30 MKI का जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है इसमें तकरीबन अभी पहले एयरक्राफ्ट को आने में 3 से 4 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और पूरा ये जो प्रोग्राम है ये 2040 तक चल सकता है, इस बात का अनुमान है। अब इसी चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए, इसी टाइमलाइन को शॉर्ट करने के लिए रूस एक बार फिर से इंटरेस्टिंग ऑफर के साथ भारत के सामने आया है। रूस ने इस बार अपना रेडार पैकेज और जो इंजन अपग्रेड है वो फिर से ऑफर किया है। रूस ने कहा कि भारत की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पुराने N011M जो बार पेसा रेडार है उनको रिप्लेस करना चाहता है।
और ऐसे में हम जो अपना नया इरबिश ई रेडार है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। बेसिकली ये रडार पहले से SU-35 में यूज होता है और ये बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये भी पेसा टाइप है, ये कोई ऐसा रडार नहीं है। बेसिकली ये जो टारगेट है उसको 400 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है आइडियल कंडीशन में, और इसकी जो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें पेसा रडार है जो कि एक ओल्ड टेक है अगर आज के हम एसा रडार से इसको कंपेयर करें, और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वो फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी को लेकर चले जहां पर एडवांस एसा रडार सुखोई 30 MKI की जो सर्च और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। और इसीलिए जो भारत का प्लान है वहां पर इंडिजिनस रेडार को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे कि विरूपाक्ष रेडार हो गया जहां पर हमें 2400 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे और ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा जो कि ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। इसमें बेटर ट्रैकिंग देखने को मिलेगी और बेटर मल्टी टारगेट जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये डेवलपमेंट फेज में है और फुल ऑपरेशनल होने में यहाँ पर 5 साल तक का समय लग सकता है ऐसा अनुमान है। और ऐसे में जो जो रूस का ऑफर है वो एक तात्कालिक समाधान के तौर पर भारत के सामने रखा गया है। दूसरा जो मेजर अपग्रेड ऑफर किया गया है वो है इंजन का। भारत अभी भी AL-31 के साथ जुड़ा हुआ है और भारत फिलहाल इनको ना तो रिप्लेस करना चाहता है और ना ही अभी ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर इनके रिप्लेसमेंट को लेकर के जो बातचीत है वो की गई हो। लेकिन रूस ने जो AL-41 इंजन है ये ऑफर कर दिया है जहां पर उन्होंने दावा किया कि ये ज़्यादा थ्रस्ट देगा, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन देगा, जो कि भारत के एडवांस रेडार, एडवांस एवियोनिक्स अपग्रेड को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। और इससे जो ओवरऑल एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस है ये भी इम्प्रूव होगी। यहाँ पर रूस की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से क्लियर है कि हम भारत को क्विक अपग्रेड सोल्यूशन देना चाहते हैं ताकि भारत जल्दी से अपने एयरक्राफ्ट का मॉडर्नाइजेशन कर सके और उन जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सके। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत का ये प्रोग्राम अगर आप सोच रहे हैं छोटा है और रूस सिर्फ 84 एयरक्राफ्ट को टारगेट करके आगे बढ़ रहा है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 84 जेट का ये इनिशियल फेज है। आगे चल के तकरीबन 100 से ज़्यादा जो विमान है उनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड मिलने वाला है। अब भारत के पास समस्या ये है कि भारत के पास 2 रास्ते हैं। पहला एक तात्कालिक समाधान, दूसरा पूर्ण स्वदेशी। तात्कालिक समाधान वाला जो ऑप्शन है वो रशियन है, जहां पर हम जल्दी अपने प्रोग्राम में जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी हमें मिलेंगी, लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ नहीं होंगी। जैसे कि रडार ऐसा नहीं होगा और ऑलरेडी जो इंजन है उसको लेकर भारत इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा होगा इंडिजिनस अपग्रेड जो कि विरूपाक्ष से संबंधित है। ये ज़्यादा एडवांस होगा, लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस देगा, लेकिन इसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो देखना यह है कि भारत इसमें क्या निर्णय लेता है और रूस के ऑफर्स को किस तरह देखा जाता है। आपको क्या लगता है, भारत को तात्कालिक समाधान के रूप में रशियन ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।